हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग रामनगर के बारे में जानकारी के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रामनगर में रह रहे हैं और अपना मकान भी है। तो मैं पूछता हूँ कि तो रामनगर की कल्चर और रामनगर के संस्कृति के बारे में हमें बताया जाए कि वापसी बैक टू पहाड़ हुई है, क्योंकि वो पहले दिल्ली में ही जॉब करते थे। तो कैसा उनका अनुभव रहा? दरअसल रामनगर जो है ये फूटहिल हिमालय का पार्ट है और भावर एरिया से कहते हैं। और इसके बाद तराई स्टार्ट हो जाता है और ऊपर आपका पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो रामनगर ऐतिहासिक रूप से दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये यातायात का केंद्र है जो कि तो भाबर तराई भाबर और प्लेन्स का एरिया को जोड़ता है पहाड़ से, और यातायात के साथ यह व्यापार का भी केंद्र है। और ये अभी से नहीं, ये मतलब इतिहास में हमारे जो दादा सरीखे लोग भी थे वो भी उस समय अपने जो पूरे साल भर की जितनी भी उनकी आजीविका होती थी वो मिर्च मसालों से या फिर मडवे से झुंगर वगैरह जो भी वो अनाज बाजार में बेचते थे। तो बेचने के लिए यही रामनगर आते थे। पूरा केंद्र था। और यहाँ से वो 6 महीने में या फिर अलग अलग जैसे बरसात से लेके पतझड़ से लेके जिन ऋतु में वो यहाँ आते थे, तो यहाँ से अपने 6 माह 3 माह के लिए अपना खाना की सामग्री भी ले जाते थे। जैसे गुड़ ले जाते थे यहाँ से, और भी चना ले जाते थे यहाँ से, कपड़े वगैरह यहाँ से ले जाते थे। तो पहाड़ की जो एक बेल्ट है, ये मौलीखाल सल्ट वाली जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, और दूसरी जो गढ़वाल को जाती है बेल्ट, एक धुमाकोट वाली बेल्ट और ये भौनखाल वाली बेल्ट है। तल्ला सल्ट, मल्ला सल्ट और गढ़वाल का एरिया नैनीडाटा वाला, ये मुख्य रूप से रामनगर इसका एक केंद्र रहा है इतिहास से लेके अभी तक भी। और अभी अगर रामनगर की बात करें तो अभी यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और जिम कॉर्बेट की जो लोगों की जो आजीविका है, तमाम सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जॉब करते हैं कॉर्बेट पार्क में, जिप्सी की सवारी करवाते हैं। यहाँ पर तमाम सारे होटल हैं, 5 स्टार होटल से लेके 3 स्टार होटल भी हैं। होम स्टे तमाम सारे यहाँ पर होम स्टे वगैरह बने हैं। तो अभी विगत हम देखें कि इस नई सेंचुरी में 2003-4 के बाद लगातार जो पहाड़ का पलायन हुआ है पूरा उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा जो सल्ट का पलायन हुआ है। सल्ट मतलब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये वाला जो एरिया है सल्ट वाला, और पौड़ी से ये धुमाकोट नैनीताल वाला एरिया जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ हुआ है। और वो पलायन दिल्ली देहरादून से लेके रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी। तो रामनगर एरिया में देखते हैं कि ये एरिया काफ़ी बृहद हो गया है। बृहद इस रूप मान के पूरा पीरोमदारा, प्रतापपुर से लेके और इधर रामनगर का एक बड़ा एरिया इसने कवर कर रखा है। तो विगत 15-20 सालों में तमाम सारी यहाँ पर कॉलोनियाँ कटी हैं और लोग अपने छोटे बड़े मकान बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है। आज भी मतलब नौजवान शरीर के जो लोग हैं, हम भी जो लोग हैं, तो एक अगर हमको कहीं औद्योगिक रोजगार देखना है औद्योगिक क्षेत्र में, तो हमको बड़े शहरों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। हमको दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, या फिर कानपुर। थोड़ा 2 क्षेत्र ने डेवलप किए उत्तराखंड में, रुद्रपुर और हरिद्वार, सिडकुल। यहाँ पे कुछ लोगों ने रोजगार प्राप्त किया। लेकिन हमने देखा कि जब पूरा न्यू कम्युनिटी पॉलिसी आने के बाद प्राइवेट सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट हमेशा लिबरल रही है। तो अभी औद्योगिक जो मजदूर हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक है। कोविड के आने के बाद हालांकि पूरा दुनिया में उथल पुथल रही, और रामनगर थोड़ा सा कोविड पीरियड में ये रहा कि जो प्लेन्स में जो लोग रह रहे थे बड़े शहरों में, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं। यहाँ पर तमाम सारे होम स्टे थे, वो पहाड़ भी चढ़ो तो ना 2-2, 4-4 महीने के लिए होम स्टे भी बुक कराए और रहे भी। यहाँ पर थोड़ा सा कम्फर्ट रहे लोग। और आज भी लोग यहाँ पे तमाम सारी ज़मीनें खरीद के एग्रो टूरिज्म के रूप में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे होम स्टे बनाकर लोग यहाँ पर अपना रोजगार तलाश रहे हैं, और रिसोर्ट बनाकर भी लोग यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो कोविड पीरियड में हमने ये भी देखा कि एक ये एग्रो जो है, क्या करें, एग्रीकल्चर ना, एग्रो टूरिज्म को लेकर और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को लेकर, होम स्टे को लेकर, और गवर्नमेंट की भी कुछ जो पॉलिसी थी, लोगों ने थोड़ा सा उस पर नज़र बनाए रखी है। अब वो जितना % भी सक्सेस हुई उस रूप में। लेकिन अभी का जो मेरा एक विश्लेषण है अपना, मेरा एक जो मूल्यांकन है
कि हम लोग जो पहाड़ों से लंबे समय से, हमारे दादा सरीखे लोग, पिताजी सरीखे लोग, दो रोटी के खातिर प्रदेश गए, और दो रोटी की खातिर प्रदेश में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। मतलब हमारे मम्मी सरीखे लोग जो हैं, दादी सरीखे लोग, उन्होंने पहाड़ों में संघर्ष किया, हम बच्चों को पढ़ाने से लेके, खेती से लेके। लेकिन आज की सिचुएशन पहाड़ भी हमारे बंजर हो गए हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब पानी का अभाव है, और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है। कुछ पहले तो नीतियाँ है ही नहीं पहाड़ के लिए, ना तो सिंचाई की कोई नीति है, ना प्रोडक्शन की कोई नीति है। और जो उद्योग धंधे जो शहरों में खोले गए हैं, या फिर जो सर्विस सेक्टर में जो जॉब्स हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा देते हैं, और लास्ट में देखा जाए तो हैंड टू माउथ वाला ही पूरा सिस्टम रहता है चीज़ें। तो इस दृष्टिकोण से भी मैं रामनगर को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानता हूँ। धार्मिक स्थल के रूप में भी यहाँ पर जैसे गरिया देवी मंदिर का है, हनुमान धाम मंदिर का है। तो इस रूप में कुछ और भी है, अभी एक ये विष्णु नारायण मंदिर यहाँ पर टाटा में बना है। तो अगर मैं पूरा एक कंक्लूजन रामनगर के बारे में निकालूं, तो रामनगर एक ऐतिहासिक नगर है, और इसका इतिहास हम अपने दादा सरीखे लोगों से, मम्मी सरीखे लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जब पैंट लगती थी, यहाँ से माव भी निकालते थे, माव। हाँ। तो हम सारे उसकी वो जो हमारी मानीरी होती है ना, हाँ, उसमें बैठते थे। मैंने दिखाया था एक बार तो किसी ब्लॉग में। बोरियां वगैरह यहाँ से निकाल के जाते थे। उस समय के तमाम सारे गीत भी उनकी व्यापारिक, जो व्यापार के चलते ना बने हुए। जैसे यहाँ पर बनिए भी आए जो प्लेन से आए, सरदार भी आए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कम्युनिटी के हिसाब से देखें, तो सिख कम्युनिटी यहाँ पर है, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है, और हिंदू में हम पहाड़ से तमाम सारे गढ़वाल के भी हैं, कुमाऊँ से भी हैं, और प्लेन्स वाले भी यहाँ पे। तो एक अच्छा रेशियो हमको ये रामनगर में एक अच्छी डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। वो डाइवर्सिटी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी भी है, और वो भौगोलिक डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि फूटिल हिमालय है, थोड़ा सा आगे गए तो तराई है, ऊपर गए तो पहाड़ है, और तमाम सारे जो हर टाइप के जानवर, पक्षी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रामनगर की झलक या रामनगर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से लेनी है, तो हमारा एक संवाद होना चाहिए हमारे बुजुर्गों से। बिल्कुल हम अपने बुजुर्गों से अगर पूछें तो बहुत बढ़िया ढंग से बताएंगे कि हम कैसे पड़ाव लगते थे, बैल लेके आते थे, अपने बैल बदलते थे, नए बैल खरीदते थे। तो बैल पड़ाव भी यहाँ पर एक जगह का नाम है, और पैट पड़ाव जहाँ पर पैट लगती थी, पैट पड़ाव भी है। और तो वो मेरे से कई गुना अच्छे बता सकते हैं रामनगर के बारे में चीज़ें। कुछ गीत मेरे संस्मरण में है, मतलब थोड़ा स्मृति में, कि जैसे जब यहाँ पर आते थे तो थोड़ा सोने चांदी के गहने वगैरह भी कुछ लोग जिनकी आप पूजी रहती तो यहाँ से बना के ले जाते थे। जैसे बट्टू लाल, यहाँ पर बहुत पुराना शराब है, ये तमाम से लोग। तो उस समय कुछ गाने बने हैं, जैसे झोड़े वगैरह भी, कि खेजा रे सुनारा दही भात खेजा, खेजा रे सुनारा तिमिली पतुमा गणी दे सुनारा खुटी का पजेब, गणी दे सुनारा खुटी का पजेब। तो इस टाइप के गाने, झोड़े और निश्चित रूप से हम अपने जीवन को या आने वाले समय को तभी बेहतर ढंग से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, या अपने जीवन को भी तभी बेहतर ढंग से जी सकते हैं जबकि हम इसके इतिहास को जाने। सही बात। और इसके इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो उत्तराखंड के तमाम सारे जो बुक्स हैं, बद्रीदत्त पांडे की बुक है, या लोकल में भी जो तमाम सारे बुक हैं, बहुत सारे राइटर हैं, उनकी बुक को हम पढ़ सकते हैं, उनमें हमको दिखेगा उत्तराखंड का इतिहास। और दूसरे स्रोत अगर हम पूरा सुनना चाहें तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, आज हमारी नई पीढ़ी का जो संवाद है बुजुर्ग लोगों से लगातार टूटते जा रहा है, कोई समानिए। तो हमको एक संवाद कायम रखना चाहिए उनके इतिहास को लेके, उनके जीवन को लेके। निश्चित तौर पे अगर हम इस कड़ी से जोड़ेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि कोई शहर जहाँ हम रह रहे हैं, कोई नगर या कस्बा जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की विरासत क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों का जीवन क्या है। तो यही है, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन फिलहाल रामनगर के बारे में
वैसे रामनगर में आम के बागान भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बागवानी का यहाँ पर एक पूरा फल पट्टी है। और लीची, यहाँ की लीची विदेशों तक जाती है। और आम, यहाँ बहुत सारे वैरायटी के आम भी होते हैं। और तापांतर की बात करें तो यहाँ पर तापांतर बहुत ज़्यादा है, मतलब सर्दी भी काफ़ी होती है। और तापमान भी 44 के करीब यहाँ पर, मैक्सिमम 44 to 45 भी चले जाता है। तो देखा जाए तो मतलब चीज़ें अनुकूल भी हैं। फल पट्टी, मैंने कहा जैसे कि फल पट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। सही बात। लेकिन तमाम सारी फल पट्टी आज काट दी गई है निश्चित तौर पे। मतलब यहाँ पर जो हमारा जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने कहीं भी संरक्षण के लिए तमाम सारी नीतियाँ वगैरह बनाई, लेकिन ग्राउंड में ठीक अपोजिट काम हुआ। तमाम सारी फल पट्टियाँ काट दी गई और तमाम सारी यहाँ पर ना वन गुज्जर है काफ़ी, और वन पंचायत वगैरह भी है। उनको सिर्फ वोट देने का राइट है, उनको ग्राम प्रधान चुनने का राइट नहीं है वन पंचायतों में। तमाम वो उन्होंने इन जंगलों को बसाया है, जंगलों के बीच में रह रहे हैं वो लोग। तो उनका जीवन आज बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर हम देखें, एक यहाँ से 10 किलोमीटर आगे लालढांग एक गाँव है, लालढांग झिरना राजस्व गाँव थे, तो यहाँ से विस्थापित कर दिए गए हैं। और टूरिज्म के नाम पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एलिफेंट जोन वगैरह ही बनाया जा रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे खूब देशी विदेशी लोग पूरा आ रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छा इनकम भी जनरेट कर रही है चीज़ें। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको दर दर भटकना ही पड़ रहा है। उनको यहाँ से मुंबई से लेके यहाँ तक कि विदेशों में भी जॉब करना पड़ रहा है, और ये एक अजीब सी विडम्बना है। तो एक संघर्ष तो है ही, आम जनता का भी संघर्ष सही बात है। चीज़ें कि हम कहाँ तक प्लान होने वाली बात है ना। तो मुझे लगता है कि लोग संघर्ष करेंगे अपनी सरजमीं पे, और इसको बेहतर बनाने के लिए। एक लड़ाई तो, बड़ी लड़ाई तो है, सातवें वर्ग से भी लड़ाई है, और निश्चित तौर पे लड़ेंगे। नवीन भाई, मेरा ये कहना है कि जैसे मेरा चैनल का माध्यम है बैक टू पहाड़, मतलब पहाड़ों की तरफ वापसी, तो तुम पहले दिल्ली में भी जॉब कर चुके हो, तो वहाँ और यहाँ की लाइफ में तुम्हें क्या फ़र्क लगा? दिल्ली देश की राजधानी है, और मेट्रोपोलियन सिटी का जो कल्चर है, मैं एक मैगजीन निकलती थी जवा कदम करके, जब स्टूडेंट था मैं कॉलेज लाइफ में, तो उसमें हमारे साथ ही कुछ लोग मुंबई गए थे। तो उनने पूछा वहाँ होटल में खाना खाते हुए कि यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ क्या है करके। और मैं इसे रिलेट करूँगा दिल्ली से भी, कि जो सबसे सस्ती चीज़ वहाँ पर उन्होंने बताया होटल वालों ने, उन्होंने कहा कि इंसान, यहाँ पर आदमी सबसे सस्ता है। आप पूरा इंसान से दिन भर में काम करा सकते हो, सिर्फ कि आपको एक टाइम या 2 टाइम में खाना देंगे, तो इतना सस्ता भी वहाँ पे इंसान मिल जाता है। तो वहाँ पर जो कमबख्त ज़िंदगी थी, और दिन और रात का वो एक जैसा ही था, पता नहीं था कब दिन है कब रात है। हम देखते हैं कि जब फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर हो टर्सरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से है। और मशीन आज कंप्यूटराइज है, चीज़ें मैनुअली चीज़ें नहीं कम है बड़े शहरों में। तो होना ही चाहता है कि आदमी जो जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर में 10 लोग उसी काम को आज इस समय में कर ले रहे हैं। सही बात। लोगों का जीवन और भी कंफर्ट होना चाहिए था, क्योंकि लोगों के काम के घंटे कम कर दिए, लेकिन ठीक उल्टा है, लोग को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, और दिन रात काम करने के बावजूद भी मतलब एक जैसी ज़िंदगी है उनकी, सुबह से लेके शाम तक, सुबह के शाम को आए। एक अवतार सिंह संधू पास की कविता यहाँ पर एक सटीक रहेगी, उनका एक बड़ा अच्छा होता है इस जीवन पे, और मैं भी थोड़ा सा प्रेरित हुआ। मतलब मैं अगर कनेक्ट करूँ कि मैं मेरा वहाँ से एक लाइन दर क्यों हुआ, तो एक कड़ी बन सकती है कविता की सबसे खतरनाक क्या होता है करके जीवन में। तो उनसे उनका ये था कि पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़ा जाना बुरा तो है, और सहमी से चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, लेकिन खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। वाह। तो सपने जिंदा रहे, सपने आबाद रहे। तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, मैंने वोकार्ड में काम किया, इंडिगो रेमेडीज में काम किया, फार्मास्यूटिकल में।
और मैं थोड़ा टीनेज से गुजर रहा था, टीनेज लगभग ट्रांजिशन स्टेज में था। तो मेरी पहली जॉब भी थी और मुझे खुद का भी ऐसा लगा कि मैं मेरे लिए मुश्किल भी था, मतलब जहाँ थोड़ा सा मेरे थोड़ा इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में था, फील्ड में था। मैं थोड़ा रचनात्मक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, और विशेषकर थोड़ा सा मेरा एजुकेशन, थोड़ा टीचिंग को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ था। तो दिल्ली में रहा, मैं 3-4 साल रहा, मैंने जॉब भी की वहाँ पे, पढ़ाई भी की। तो यहाँ में थोड़ा सा मेरा बचपन यहाँ भी था, पहाड़ में मेरे बैकग्राउंड थोड़ा पहाड़ की रही। हाई स्कूल मैट्रिक मैंने वहीं से किया और उसके बाद रामनगर में रहा मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया। तो फिर मैं आ गया था झारखंड में रामनगर, और यहाँ पर मैं टीचिंग करा था स्कूल में, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक स्कूल में टीचिंग करते हुए भी टीचिंग कर रहे हैं। तो संघर्ष जारी है। बाकी मैं संवेदना रखता हूँ यहाँ पर पॉलिटिकल गतिविधियाँ जो होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो होती हैं, और अपनी प्रतिक्रिया भी मैं जितना भी मुझे लगता है मैं प्रतिक्रिया भी देता हूँ। यहाँ के तमाम सारे जो जन संगठन हो रहे हैं वो क्या सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, या राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट उनमें रहता है। और मुझे भी लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन, हमारा जीवन सिर्फ खाने से लेके और ये उद्देश्य कि हम अच्छे पहनने से लेके सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारा ये जज्बात या हमारी एक वो रहनी चाहिए बेहतर ज़िंदगी के लिए, लेकिन वो तभी संभव है जब हम इस दुनिया को बेहतर बनाएं, तो हमारा जीवन भी तभी बेहतर हो सकता है। तो आज जो हमारा वर्ग है, एक जब तक हम सामूहिक संघर्ष ना करें तो तब तक हमारी ज़िंदगी भी बेहतर नहीं बन सकती। ज़िंदगी बेहतर होने के मायने सिर्फ यही नहीं होते कि हम एक लग्जरी जीवन जी रहे हैं, हमारे को कार बंगला ये सब कुछ है। हमारी सोसाइटी जब तक ठीक नहीं होगी, हमसे जुड़े हुए लोग जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, हम जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारा संघर्ष तब तक सिर्फ जीवन का संघर्ष है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बचपन से लेके जीवन के अंतिम समय तक अगर मेरा संघर्ष बुनियादी चीज़ों के लिए है, रोजी रोटी, शिक्षा से लेके, पानी से लेके, उम्र भर की जो तिकड़मबाजी है वो सिर्फ बुनियादी चीज़ों को हासिल करने तक के लिए है, तो फिर हमने जीवन कब जिया वाली बात है ना चीज़ें। तो निश्चित तरह मुझे भी लगता है कि आदमी का संघर्ष प्रकृति के साथ बनना बहुत जरूरी है, और वो प्रकृति के साथ तभी बेहतर बन पाएगा जब हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो होंगी फुलफिल हो पाएंगी। और बुनियादी ज़रूरतें फुलफिल तभी हो पाएंगी जब हम अपने बीच से हम जो हमारे पर जो शासन, पहले तो शासन वाली जो बात है इसमें थोड़ा सा वो करूँगा, लेकिन एक जो बेहतर सरकार जब रहेगी, जब समय आएगा, बेहतर समय जब आएगा, तो बेहतर समय हम ही लाएंगे। मैं दरअसल इस बात को स्पष्ट रूप में कह नहीं पा रहा है, गाने के माध्यम से कह सकता हूँ। मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा हूँ, गिरदा का गाना है कि तब तुक नी लगाओ देख, घुनई मुनई नी टेक, जता एक दिन तो आलो वो दिन ये दुनी में, जता कभी ना कभी ता आलो वो दिन ये दुनी में, जदिन चोर नहीं फैला लो क्या जोर नहीं चल लो, जदिन कठुली रात ब्याली को कड़ाल प फटाल, जता एक दिन तो आलो वो दिन ये दुनी में। गिरदा के गाने बहुत लाजवाब है। अगर हम एक सांस्कृतिक पक्ष वाली बात आई थी ना उत्तराखंड की, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड को समझने के लिए, उत्तराखंड को जानने के लिए हम क्यों अगर भावुक हो रहे हैं कि हमने अपनी ज़मीन छोड़ दी, हमारा जीवन ऐसा रहा, तो भावुक होने से कुछ नहीं, हमको संवेदनशील होना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। हमको कविताओं के माध्यम से लड़ सकते हैं, हम अपनी कहानियों के माध्यम से, लिखने के माध्यम से लड़ सकते हैं, हम सड़कों पर उतर के लड़ सकते हैं, हम आंदोलन के माध्यम से लड़ सकते हैं। और ये लड़ाई हमारे बेहतर समाज के लिए, बेहतर उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए ये हमारी लड़ाई रहेगी। तो गिरदा का एक गाना था कि अर्जुन हति कृष्ण को छा, सार दुनिया रणभूमि छा, रण बका बचोला, हम लड़ते रया दाजू हम लड़ते रोला। इसी एक लाइन थी कि बेड़ी फांसी नी खाले जा नी पड़ल भाई, मेरी बाली उमर नीमा जल दिल पना कढ़ाई, कुकुरी घास नियत नी हो, कुकुरी घास नियत नी हो, यस मुलुक बनोला, हम लड़ते रया दाजू हम लड़ते रोला, हम लड़ते रया दाजू हम लड़ते रोला, लूठा लुच कछर मिनी हो ब्लाकु नून लूटा,
मरी भैंसक कान काटण खान की नी हो छोटा रम रे फला लेफ्ट राइट रम रे फला लेफ्ट राइट कसम छा बतौला हम लड़ते रहा दाजू हम लड़ते रोला। तो ये एक छोटी सी जर्नी है आपके ब्लॉग के माध्यम से और ये फिलहाल धन्यवाद नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी नवीन भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हमको और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए एक नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।